हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमें कवर करना है K2Cr2O7 और KMnO4 जैसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उनके सारे केमिकल रिएक्शंस, उनकी आयनिक इक्वेशन, वो भी एक बहुत सिंपल मेथड से। तो यार इस वीडियो को आप लोग पूरा देखो, कंप्लीट इस वीडियो को देखकर आप इस टॉपिक में अपने आप को मास्टर बना लो। K2Cr2O7 और KMnO4 जैसे टॉपिक्स एक एवरेज स्टूडेंट अवॉइड कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि यार यहाँ पे रिएक्शंस ही रिएक्शंस हैं। लेकिन मैं आपको इन रिएक्शंस को याद करने का और इनको हमेशा याद रखने का एक बहुत सिंपल मेथड बताने वाला हूँ। तो बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में एक एक पॉइंट जो आप लोगों को बताया जाएगा वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आज हमें स्टार्ट करना है K2Cr2O7, KMnO4। ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो बच्चों, इन्हें कहा जाता है ऑक्सोमेटेलिक सॉल्ट। ऑक्सोमेटेलिक सॉल्ट का मतलब होता है, इस चैप्टर में आपको दो तरह के मेटेलिक सॉल्ट बहुत डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले आप पढ़ोगे K2Cr2O7। पहले हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन के बाद इसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें आयनिक रिएक्शंस भी आते हैं जो आपके बोर्ड में और कंपटीशन में आते हैं, और उसके बाद फाइनली हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसके बाद हम सेकंड ऑक्सोमेटेलिक सॉल्ट जो पढ़ेंगे वो होगा KMnO4। KMnO4 को भी इसी पैटर्न पे कवर करेंगे। पहले प्रिपरेशन के बाद इसके रिएक्शंस विद आयनिक इक्वेशन और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से हमारा K2Cr2O7 और KMnO4 बहुत इजीली कवर हो जाएगा। अब हम पहले सॉल्ट पे आते हैं और हमारा पहला सॉल्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट। बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये वो कंपाउंड है जो क्रोमियम का है। यहां का सेंट्रल मेटल क्रोमियम है। इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इस कंपाउंड का कलर होता है ऑरेंज रेड कलर का, और इसको बनाया जाता है बाय यूजिंग क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर से बनाते हैं जिसका फॉर्मूला होता है FeCr2O4। इस कंपाउंड की खास बात यह है कि यहां पे क्रोमियम अपने हाईएस्ट चार्ज पर है, दैट इज +6। मतलब क्रोमियम यहां पर है हेक्सावेलेंट। क्रोमियम है हेक्सावेलेंट। और बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, K2Cr2O7 जब बना लोगे ना तो उसका यूज क्या होगा? तो उसका एक ही यूज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी एसिडिक मीडियम में, ओनली इन एसिडिक मीडियम। मतलब ये अल्कलाइन मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में अपना काम करता है। तो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स आप लोग जरूर नोट करना। अब इसके बाद हम बात करते हैं K2Cr2O7 की प्रिपरेशन होती कैसे है। देखो, प्रिपरेशन तो नॉर्मल है, लेकिन जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज आसान हो जाएंगी, आपकी आयनिक रिएक्शंस आसान हो जाएगा। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, बहुत सिंपल तरीके से हम कवर करेंगे। प्रिपरेशन हम बात करते हैं K2Cr2O7 की, और उसकी प्रिपरेशन होती है कुछ स्टेप्स में, जहां पहली स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। बच्चों, जब भी आपको K2Cr2O7 बनाना होता है तो आप लेते हो क्रोमाइट ओर। जब आपको K2Cr2O7 बनाना होता है तो आप लेते हो क्रोमाइट ओर, और क्रोमाइट ओर में सोडियम क्रोमेट के साथ उसको हीट करा जाता है। हीट करोगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा। बैलेंस करने के लिए क्रोमाइट ओर को लेते हैं 4, और इसका जस्ट डबल हम लेते हैं सोडियम क्रोमेट और सोडियम कार्बोनेट, और फाइनली इसके साथ ऑक्सीजन आता है 7। और जब हम इनको तीनों को आपस में मिलाकर हीट करते हैं तो सबसे पहले बनता है, जब आप इन तीनों को मिलाकर हीट करते हो तो फाइनली यहां पर एक कंपाउंड बनता है Na2CrO4, और यही कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम क्रोमेट। बच्चों, इस रिएक्शन को अगर आप एक दो बार लिखोगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे बोला, ये एक सिंपल पैटर्न पे हम चलेंगे जो होता है, उसके बाद ट्रिक्स आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो पहली स्टेप में हमें सोडियम क्रोमेट चाहिए था, मिल गया भैया सोडियम क्रोमेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट करेंगे डाइक्रोमेट में। देखो यार, सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में या पोटेशियम क्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब भी कन्वर्ट करना हो तो तुम्हें करना बस इतना है कि जो भी तुम्हारे पास सिंगल क्रोमियम वाला कंपाउंड है उसका रिएक्शन करा दो एसिड से। अगर आपने सिंगल क्रोमियम वाले कंपाउंड का एसिड से रिएक्शन करा दिया ना तो वो डबल क्रोमियम वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज डाइक्रोमेट। चलिए रिएक्शन देखते हैं। और आप देख सकते हो कि यहां पर हमारे पास सोडियम क्रोमेट था, सोडियम क्रोमेट में हमने एसिड मिलाया, और एसिड मिलकर वो देखा आपने कि सोडियम क्रोमेट जो है वो कन्वर्ट हो गया सोडियम डाइक्रोमेट में। पहले सिंगल क्रोमियम वाला कंपाउंड था और अब फाइनली ये हो गया डबल क्रोमियम वाला कंपाउंड। सोडियम डाइक्रोमेट तो बन गया, लेकिन भैया हम सोडियम डाइक्रोमेट बनाने थोड़ी घर से निकले थे, हम तो बनाने वाले थे पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनेगा? तो देखो आप,
और फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सोडियम डाइक्रोमेट था हमने उसमें मिला दिया मोर रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड दैट इज KCl। और पोटेशियम जो है वो भैया सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस करके बना देगा K2Cr2O7 और यही K2Cr2O7 हम लोगों को चाहिए था जिसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका कलर आप देख सकते हो तो कलर इसका है ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड है। तो बच्चों ये हमारी K2Cr2O7 की प्रिपरेशन तो हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, प्रिपरेशन 2-4 बार पढ़ेंगे डेफिनेटली याद हो जाएगी। बड़ी बात है केमिकल प्रॉपर्टीज को याद करना, वो भी एक बहुत सिंपल मेथड से मैं आपको बताऊंगा। आप जब तक इसे नोट करो हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। अब फाइनली वही टॉपिक जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, आयनिक इक्वेशंस या केमिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी या आयनिक इक्वेशंस बताने का एक सबसे सिंपल मेथड है। देखो इसके लिए एक इक्वेशन आपको याद करना है। मैं आपको एक इक्वेशन याद करवाऊंगा और वो इक्वेशन आप हर जगह उठाकर रख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। आप बिलीव करो इस बात पर, और ये चीज बहुत सिंपल। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो एक इक्वेशन है जो आपको याद करना है, वो इक्वेशन क्या है? ओके, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई K2Cr2O7 जो है वो एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है, हवा में नहीं है कहीं। अब एसिडिक मीडियम में जब होगा तो K2Cr2O7 एसिड से रिएक्ट करके सबसे पहले बनाएगा K2SO4, क्योंकि उसके फॉर्मूले में K2 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद Cr2 लिखा है तो बनाएगा Cr2SO4 होल थ्राइस। फिर उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाएंगे 4H2O और रिमेनिंग बचेंगे 3 नेसेंट ऑक्सीजन। और यही वो नेसेंट ऑक्सीजन है जो आगे जाकर आग लगाने का काम करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन करेंगे, अलग अलग चीजों का ऑक्सीडेशन करेंगे। और कैसे अलग अलग चीजों का ऑक्सीडेशन करेंगे, बस आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। बस इसी इक्वेशन के बेसिस पर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे और कितने सिंपल तरीके से करेंगे आप देखना। पहला क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ फेरस इनटू फेरिक बाय एसिडिक K2Cr2O7। तो बच्चों जब भी आपसे बोलें कि भाई K2Cr2O7 का यूज करके फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर दो, सल्फर को SO2 में कन्वर्ट कर दो, X को Y में कन्वर्ट कर दो, अगर K2Cr2O7 का यूज करके ये काम करना है तो भाई पहली इक्वेशन वही होगी जो मैंने आपको बताई है, ये कॉमन इक्वेशन। क्या इक्वेशन है आप देख सकते हो? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने सबसे पहले लिख दी कॉमन इक्वेशन। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, लेकिन हमारा काम है हम सबसे पहले उठाकर लिख देंगे कॉमन इक्वेशन। कॉमन इक्वेशन के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करो। फेरस का मतलब होता है जहां पे आयरन पे +2 चार्ज हो, और फेरिक का मतलब जहां पे +3 हो। तो एक काम करो, फेरस के लिए तुम ले लो FeSO4, इसे कहते हैं फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट को हमें कन्वर्ट करना है बच्चों फेरिक सल्फेट, और फेरिक सल्फेट होता है Fe2SO4 होल थ्राइस। अब अपने कॉमन सेंस का यूज करो, राइट साइड आयरन 2 है तो लेफ्ट साइड भी 2 होना चाहिए, तो यहां मैं 2 लगा देता हूं। राइट साइड सल्फेट 3 है, यहां पे सल्फेट 2 मिलेंगे, 2। एक सल्फेट की कमी है, जब कमी है तो लगा देंगे H2SO4। ये आ गया तीसरा सल्फेट, हो गए 3 सल्फेट। एक और बात, फर्स्ट स्टेप में नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा तो उसको सेकंड स्टेप में लिखना कंपलसरी है। तो सेकंड स्टेप में लिखेंगे नेसेंट ऑक्सीजन प्लस आ जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को मिलाकर बना देंगे H2O। और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, हमारा आंसर यही है। क्या क्वेश्चन था? फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करो। हमने पहले K2Cr2O7 की कॉमन इक्वेशन लिख दी जो हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे। उसके बाद फेरस सल्फेट लिया, उसका रिएक्शन H2SO4 से इसलिए कराया ताकि आगे की तरफ SO4 3 मिल जाए, और नेसेंट ऑक्सीजन ऊपर निकलेगा तो उसको नीचे लिखना जरूरी है। एंड फाइनली फेरस हमारा फेरिक में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अभी इस आंसर को आप 100% कंप्लीट मत मानो। इस आंसर को कंप्लीट तब मानना जब आप दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो आएगी मॉलिक्यूलर इक्वेशन। मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखने से पहले चेक करो क्या नेसेंट ऑक्सीजन नीचे और ऊपर बराबर है, तो आपका आंसर आएगा नहीं सर बिल्कुल बराबर नहीं है। ऊपर नेसेंट ऑक्सीजन 3 है लेकिन नीचे नेसेंट ऑक्सीजन 1 है। तो बच्चों एक काम करो, नेसेंट ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो 3 का, क्योंकि जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे नेसेंट ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे और सारी की सारी चीजें मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएंगी।
3 का मल्टीप्लाई करो, अब ऐड करो। तो देखो एक ऊपर एक नीचे का लिखते हैं। ऊपर लिखा है K2Cr2O7 प्लस नीचे FeSO4 है, जिससे पहले 2 है, अब इस 2 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6 FeSO4। बच्चों ऊपर H2SO4 4 है और नीचे H2SO4 हुए हैं 3, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो 4 + 3 होता है 7। नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि LHS में भी 3 है और RHS में भी 3 है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने Fe2SO4 होल थ्राइस से पहले 3 का मल्टीप्लाई करा, क्योंकि मैं इस इक्वेशन में सब में 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऊपर का मैंने लिखा Cr2SO4, फाइनली ऊपर 4H2O है और नीचे 3H2O है, 4 + 3 होता है 7, तो यह आ गया 7H2O। तो बच्चों ये आ गई हमारी मॉलिक्यूलर इक्वेशन। आई होप आपको मॉलिक्यूलर इक्वेशन निकालना आ गई हो। मॉलिक्यूलर निकालने से पहले नेसेंट ऑक्सीजन बराबर कर लेना। बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नेसेंट ऑक्सीजन बराबर हो गया, बराबर करने के बाद ऐड कर लो, सिंपल आंसर आ गया। मॉलिक्यूलर के बाद लास्ट में आएगी आयनिक इक्वेशन, और 90% स्टूडेंट्स को आयनिक इक्वेशन लिखने में ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आयनिक इक्वेशन हमारा क्वेश्चन बनाता है। अब मैं आपको आयनिक लिखने का एक बड़ा सीधा सा तरीका बता रहा हूं। तो आयनिक का बड़ा सिंपल तरीका वो ये है, जहां सोडियम दिखे, पोटेशियम दिखे, हाइड्रोजन दिखे, हटा दो। जहां जहां सोडियम दिखे, पोटेशियम दिखे, हाइड्रोजन दिखे, सब हटा दो। एसिड जो भी ले रहे हो, एसिड का सिर्फ H पॉजिटिव लिखो और एसिड का रिमेनिंग पार्ट जो होता है ना उसको भी हटा दो। फॉर एग्जांपल आप H2SO4 में SO4 हटाओगे क्योंकि एसिड का रिमेनिंग पार्ट है, और जितने भी हाइड्रोजन हैं जैसे 2 हैं तो आप इनको लिखोगे 2H पॉजिटिव। अगर मान लो 3H2SO4 है तो आप 3H2SO4 को लिखोगे, SO4 तो हटा दोगे, बचेंगे हाइड्रोजन कितने, 3 2 6, तो आप इसकी जगह लिखोगे 6H पॉजिटिव। एसिड के अलावा किसी और के फॉर्मूले में हाइड्रोजन हो तो उसको हटा देना, सोडियम हटा देना, पोटेशियम हटा देना, बस ये काम कर लो, तुम्हारा काम हो गया, तुम आयनिक में चैंपियन बन गए। क्या करोगे अब आप देखो। सबसे पहला काम, मैं पोटेशियम हटाऊंगा। जब मैं पोटेशियम हटाऊंगा तो बचेगा Cr2O7, क्योंकि मैंने 2 पोटेशियम हटाए, फॉर्मूले पे -2 आ जाएगा, हो गया। 6 लगाया, Fe+2, क्योंकि मैं SO4 को हटाऊंगा, बिकॉज SO4 जो है वो एसिड का रिमेनिंग पार्ट है, और एसिड का रिमेनिंग पार्ट लेफ्ट और राइट हर जगह से हटा दो, मतलब हर जगह से SO4 हटा दो। अब आप एसिड को देख रहे हो, एसिड में SO4 हटाओगे, बचेंगे हाइड्रोजन कितने, 7 2 14, तो यह आ जाएगा 14H पॉजिटिव। कंप्लीट। सोडियम पोटेशियम को हटाना है, एसिड का बचा हुआ पार्ट मतलब SO4 हटाना है, तो ये तो पूरा ही हट जाएगा, ठीक है, K2SO4 पूरा ही हट जाएगा। यहां पे आयरन कितना है, 3 2 6, और आयरन पे +3 चार्ज है। क्रोमियम है यहाँ पे 2, और क्रोमियम पे भी +3 चार्ज है, और वाटर मॉलिक्यूल को जैसा है वैसा लिख देना, सिंपल। तो ये आ गई बच्चों हमारी आयनिक इक्वेशन, और आयनिक इक्वेशन में आपको कोई टेंशन नहीं होगी, बस याद रखना एसिड का रिमेनिंग पार्ट LHS और RHS में जहां जहां दिख रहा है हर जगह से हटा दो, सोडियम हटा दो, पोटेशियम हटा दो, हाइड्रोजन हटा दो, और एसिड का रिमेनिंग पार्ट हटा के सिर्फ हाइड्रोजन आयन लिख दो, दैट्स इट। आपको पता है इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? इस पे क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि कन्वर्ट फेरस इनटू फेरिक, ऐसे भी आता है, लेकिन इससे ज्यादा चांसेस क्या है मैं आपको समझाता हूं। बच्चों इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है, आप देख सकते हो Fe+2 लिखा है मतलब फेरस है, Cr2O7 लिखा है मतलब K2Cr2O7 लेना है, वो भी एसिडिक मीडियम में क्योंकि H पॉजिटिव लिखा है। तो बच्चों इसको कंप्लीट करने का तरीका क्या है, आप पूरा क्वेश्चन करोगे। सबसे पहले आप कॉमन इक्वेशन लिखोगे, कॉमन के बाद आप फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करोगे, फिर मॉलिक्यूलर और देन आयनिक लिखकर आपका आंसर आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है यहां लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ हैलाइड आयंस इनटू हैलोजन। देखो यार, हैलाइड होता है X नेगेटिव और हैलोजन होता है X2, तो तुम्हें हैलाइड को हैलोजन में कन्वर्ट करना है बाय K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 से कन्वर्ट करना है तो पहले तो कॉमन इक्वेशन उठा के लिख दो। कॉमन इक्वेशन क्या है, तो ये आ गई हमारी कॉमन इक्वेशन, जहां पे K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है और ये सारी चीजें देता है, और लास्ट में देता है नेसेंट ऑक्सीजन। अब आपको हैलाइड आयन लेना है, तो हैलाइड के लिए काम करते हैं, हम ले लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, दैट इज HX। इसे कन्वर्ट करना है हैलोजन में X2 में। X2 में 2 हैलोजन है तो यहां पे भी 2 लगा दो। फर्स्ट स्टेप से नेसेंट ऑक्सीजन निकला, सेकंड स्टेप में भी नेसेंट ऑक्सीजन लगा दो, तो सेकंड स्टेप में आ जाएगा OO। ये दोनों हैलोजन जा चुके हैं, 2 हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन बना देगा H2O।
और बच्चों इसी के साथ हाइड्रोजन हैलाइड जो है या हैलाइड आयन जो है वो हैलोजन में कन्वर्ट हो चुका है। वो भी काहे से कन्वर्ट हो चुका है? K2Cr2O7 से। अब अगला काम है दोनों स्टेप्स को ऐड करना। जब आप दोनों स्टेप्स को ऐड करोगे तो आएगी मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ऐड करने से पहले नेसेंट ऑक्सीजन चेक कर लो। ऊपर नेसेंट ऑक्सीजन 3 है, नीचे है 1, तो नीचे भी 3 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3। और जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद ऐड करो, देखो क्या आएगा। K2Cr2O7 आ गया, फिर उसके बाद HX से पहले 2 है और 2 का मल्टीप्लाई आप 3 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 6। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि H2O ऊपर 4 है और नीचे H2O से पहले 3 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएंगे 3, और बेटा 4 + 3 होता है 7, तो नीचे आ जाएगा 7H2O। तो ये आ गई हमारी मॉलिक्यूलर इक्वेशन। अब आपको लानी है आयनिक। तो आयनिक के लिए आपको पता है पोटेशियम हटा दो, वो बच जाएगा Cr2O7, 2 पोटेशियम हटाएं -2। HX का H हटा दो तो ये आ जाएगा X नेगेटिव, क्योंकि फॉर्मूले में सिंगल हाइड्रोजन है ना यार, नंबर मत देखो, फॉर्मूले में सिंगल हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन हटाओगे सिंगल माइनस आएगा। यहां पे हाइड्रोजन है 4 2s are 8, तो ये आ जाएगा 8H पॉजिटिव, 3x2 2Cr + 3 + 7H2। तो बच्चों इस तरह से हमारी ये वाली इक्वेशन होती है कंप्लीट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो यार एक बार लाइक का बटन तो बनता है, या फिर एक बार शेयर करना तो बनता है आपका अपने दोस्तों के साथ। तो आप देख सकते हो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा है मैंने। क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ आयोडीन इनटू आयोडिक एसिड। आप सबको पता है, पहले आप लिखोगे कॉमन इक्वेशन लिख दोगे। अब इसके बाद देखो आयोडीन होता है I2 और इसे कन्वर्ट करना है आयोडिक एसिड में HiO3। पहले इन्हीं को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड 2 आयोडीन है, राइट साइड भी 2 होना चाहिए, तो यहां पे मैं 2 लगा देता हूं। जैसे ही मैं 2 लगाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि हाइड्रोजन हो गए 2 और ऑक्सीजन हो गए 2 3s are 6। 6 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो बेटा जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों की कमी हो तो सबसे पहले वाटर ले लेना H2O। हाइड्रोजन की कमी पूरी हो गई, ऑक्सीजन 6 चाहिए, यहां पर 1 है, 5 ऑक्सीजन की कमी है, तो नेसेंट ऑक्सीजन लिखो और उससे पहले 5 लगा दो। इस तरह आयोडीन कन्वर्ट हो जाएगा आयोडिक एसिड में। और कॉमन इक्वेशन तो आपको पता है, इन दोनों को ऐड करके मॉलिक्यूलर इक्वेशन भी आपको लिखना आती है और आयनिक भी आती है। तो यार एक बार इसकी आयनिक इक्वेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो K2Cr2O7 का नेचर तो आपको पता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मालूम है क्या है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट एक पर्पल कलर का कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर मैग्नीज जो होता है वो अपने हाईएस्ट चार्ज पे +7, क्योंकि मैग्नीज +7 के ऊपर कभी नहीं जाता। मैग्नीज अपने हाईएस्ट चार्ज पर है, इस कंपाउंड का कलर पर्पल है। इस कंपाउंड को प्रिपेयर करा जाता है बाय यूजिंग पायरोल्यूसाइड ओर। पायरोल्यूसाइड ओर का फॉर्मूला है MnO2। इसकी खास बात यह है KMnO4 की कि KMnO4 को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हो, मीडियम चाहे कोई भी हो। एसिडिक मीडियम होगा तो भी ये काम करेगा, बेसिक में भी काम करेगा, न्यूट्रल में भी काम करेगा, मतलब हर मीडियम में ये बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब KMnO4 से रिलेटेड कुछ मैं सबसे पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। जब आप KMnO4 को तैयार करते हो तो आप लेते हो पायरोल्यूसाइड MnO2 और पहला काम आपका ये होता है कि आप MnO2 को ऑक्सीडाइज करो। बच्चों जब आप पायरोल्यूसाइड को ऑक्सीडाइज करते हो ना तो सबसे पहले आप KOH मिला देते हो। KOH मिलाओगे, फिर उसको थोड़ा हीट करोगे तो फाइनली ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनेगा और वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है K2MnO4, जिसका नाम होता है पोटेशियम मैग्नेट। हमारे कंपटीशन में, हमारे बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड A है, एक कंपाउंड A है जिसका आपने KOH से ऑक्सीडेशन करा तो वो बन गया B और B का कलर है ग्रीन। तो बच्चों जो A है वो है MnO2। जब आप इसको KOH के साथ ऑक्सीडाइज करोगे तो वो B का बनेगा, B का कलर है ग्रीन और भाई ग्रीन है पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जो पोटेशियम मैग्नेट है यहां मैग्नीज पे चार्ज है +6 और पोटेशियम परमैग्नेट में +7, तो इस पोटेशियम मैग्नेट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं जिससे इसका चार्ज बढ़ जाए, फॉर्मूला बदल जाए। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग बड़ा सिंपल सा काम करेंगे।
और आप देख सकते हो कि फाइनली हम लोगों ने क्या करा, पोटेशियम मैग्नेट जो ग्रीन कलर का था उसको ऑक्सीडाइज करा, इलेक्ट्रोलाइसिस करा, कुछ भी करोगे तो फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम परमैग्नेट में, और पोटेशियम परमैग्नेट का कलर होता है पर्पल। तो इस क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट देखोगे तो ये आएगा कि भाई ये कंपाउंड ए है जिसका आपने KOH से रिएक्शन कराया, ये मैग्नीज का कंपाउंड है ए, KOH से रिएक्ट कराया तो बना बी, बी एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है, और इस ग्रीन कलर के कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करोगे तो बनेगा सी, और सी का कलर है पर्पल। तो बच्चों एक कलर के बेसिस पे जो क्वेश्चन आता है ना, तो ये नॉर्मली स्टूडेंट जब रिलेट नहीं कर पाता तो उसको बड़ा नया लगता है। तो आप देख सकते हो इस पैटर्न के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत काम आते हैं। तो बच्चों ये है KMnO4 की प्रिपरेशन। आई होप आपको समझ में आई हो। जल्दी से नोट करो, फिर आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4। देखो यार, KMnO4 के लिए भी एक इक्वेशन ऐसी बताऊंगा जो आपको हर कहीं आपको काम आएगी, और आप उस इक्वेशन को फिट कर दो और आपका रिएक्शन हो जाएगा सिंपल। और वो इक्वेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एसिडिक मीडियम में KMnO4 जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सबसे पहले बनाता है K2SO4, फिर उसके बाद MnSO4, और MnSO4 के बाद वाटर, और फाइनली निकालता है 5 नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब 5 नेसेंट ऑक्सीजन। और यही वो नेसेंट ऑक्सीजन है जो अलग अलग रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। और इसमें पहला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्वेश्चन है ऑक्सीडाइज ऑक्सैलिक एसिड बाय KMnO4, एसिडिक KMnO4। तो बच्चों करना ये, पहले तो कॉमन इक्वेशन उठाकर छाप दो। कॉमन इक्वेशन क्या है? पहले तो हम लोगों ने कॉमन इक्वेशन उठाकर छाप दिया, मतलब कॉमन इक्वेशन उठाकर लिख दिया। जब भी हम KMnO4 का रिएक्शन करेंगे तो ये कॉमन इक्वेशन हम लोग हर बार याद रखेंगे। बस आपका एफर्ट कॉमन इक्वेशन पे होना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, वो तो बहुत आसान होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करो, तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। हमें पता है कि जब हम ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन करेंगे ना, तो ऊपर से नेसेंट ऑक्सीजन जो निकला है उसको नीचे लिखना जरूरी है। तो नीचे मैंने नेसेंट ऑक्सीजन लिख दिया, और फाइनली मैं ये देखता हूं कि भाई नीचे के ऑक्सैलिक एसिड के 2 हाइड्रोजन विद दिस ऑक्सीजन विल फॉर्म H2। इन दोनों हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना दिया। फाइनली बचेगा क्या? ऊपर बचेगा COO, मतलब CO2, नीचे भी बचेगा CO2। तो यहां पे मेन प्रोडक्ट आ गया CO2। और ऑक्सैलिक एसिड जब भी ऑक्सीडाइज होता है ना, तो CO2 ही बनाता है, उसके अलावा कुछ नहीं बनाता। हम लोगों ने ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर दिया, CO2 में कन्वर्ट कर दिया। अगला टास्क है मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखना, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से पहले नेसेंट ऑक्सीजन बराबर है नहीं है, ऊपर 5 है नीचे 1 है, तो नीचे वाली कंप्लीट इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दो। जब आप नीचे वाली इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इक्वेशन कुछ और ही हो जाएगी। क्या होगी? चलिए देखते हैं। ऊपर लिखा है 2 KMnO4, फिर नीचे 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ऑक्सैलिक एसिड लिखता हूं COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। फिर ऊपर लिखा हुआ है 3H2SO4, आगे लिखा हुआ है K2SO4। जब आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे ना यार, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, तो CO2 आ जाएंगे 10। फिर अगेन ऊपर का लिखते हैं 2MnSO4, और आप देख सकते हो ऊपर है 3H2O, नीचे है 5H2O। 3 + 5 होता है 8। और बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन की टेंशन मत लेना। क्या होता है ना, नेसेंट ऑक्सीजन जब बराबर हो जाता है ना, तो LHS में जितना नेसेंट ऑक्सीजन है RHS में उतना ही है, तो वो कैंसिल हो जाता है। ये आ गई हमारी फाइनली मॉलिक्यूलर इक्वेशन। और मॉलिक्यूलर से आयनिक लिखना आप सबको आता है। क्या करना है? सोडियम पोटेशियम जहां भी दिखे, हाइड्रोजन दिखे, उसे हटा दो। एसिड जो है ना, उस एसिड में हाइड्रोजन लिखो और बाकी के ग्रुप को हर जगह से हटा दो, मतलब SO4 को लेफ्ट राइट हर जगह से हटा दो। तो चलिए लिखते हैं आयनिक इक्वेशन। अगर मैं K हटा दूंगा तो आ जाएगा 2MnO4-, क्योंकि सिंगल K हटाया तो सिंगल माइनस। 5H हटा दूंगा तो आ जाएगा COO-, सिंगल बॉन्ड COO-। H2SO4 एसिड है जिसके सिर्फ H पॉजिटिव लिखना है। 3 2s are 6, 6H पॉजिटिव। पोटेशियम भी हटाना है और SO4 भी हटाना है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को हटा दो। यहां आ जाएगा 10 CO2। SO4 हटाएंगे तो आएगा 2Mn+2 + 8H2।
तो बच्चों इस तरह से हमारी ये आयनिक इक्वेशन आती है और मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे आप 12 बोर्ड की बात करो, एमपी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड या कंपटीशन, हर जगह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। और इस पे क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ सकता है, तो इसका क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है। आप देख सकते हो MnO4 नेगेटिव लिखा है, मतलब आपको लेना है KMnO4। C2O4-2 लिखा है, तो C2O4-2 का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल O नेगेटिव, मतलब आपको लेना है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। और H पॉजिटिव लिखा है, मतलब रिएक्शन करना है आपको एसिडिक मीडियम में। आई होप आपसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो बच्चों इस रिएक्शन को और इस पैटर्न को जरूर याद रखना, यह आपके बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन हर जगह काम आएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी देखते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम को हमारे लिए बहुत सिंपल बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट की। देखो यार, K2Cr2O7 KMnO4 का नेचर होता है ना ऑक्सीडाइजिंग, तो जब तुम उन्हें हीट करोगे तो एक ही चीज निकालेगा, आई मीन सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव चीज निकालेगा वो होगा ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों का नेचर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आप K2Cr2O7 को हीट करोगे तो सबसे पहले वो बनाएगा पोटेशियम क्रोमेट। और बच्चों याद रखना, पोटेशियम क्रोमेट का कलर होता है येलो। ये जो है ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड है और ये येलो कलर का कंपाउंड है। पोटेशियम क्रोमेट देगा, उसके बाद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड देगा और फाइनली निकालेगा एक हमारा सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट, दैट इज ऑक्सीजन। इसी तरह से अगर आप KMnO4 को हीट करते हो, तो KMnO4 एक पर्पल कलर का कंपाउंड है। जैसे ही आप उसे हीट करोगे पहले तो एक ग्रीन कलर का प्रोडक्ट तैयार होगा K2MnO4, साथ में निकलेगा MnO2 और उसके साथ निकलेगा ऑक्सीजन, दैट इज O2। तो दोनों को हीट करने पर जो हमारा एक बड़ा स्पेशल प्रोडक्ट निकल रहा है वो है ऑक्सीजन। अब इसके साथ कुछ और भी इफेक्टिव बातें देखते हैं, जैसे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। K2Cr2O7 या KMnO4 का इक्विवेलेंट मास बदल जाता है, क्योंकि जब रिएक्शन करते हैं तो वो खुद अपने आप को रिड्यूस कर लेते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना इनका इक्विवेलेंट मास बदलता है। सबसे पहले K2Cr2O7, जैसा कि आप जानते हो K2Cr2O7 को आयनिक फॉर्म में K2 हटा दो तो लिखा जाता है Cr2O7, आगे जाके कन्वर्ट होता है Cr+3 में, वो भी 2, वही बनाता ना Cr2SO4 होल थ्राइस। तो बच्चों यहां क्रोमियम का चार्ज है +6, लेकिन टोटल 2 क्रोमियम है तो टोटल चार्ज आ जाएगा +12। यहां एक क्रोमियम का +3 है और टोटल आ जाएगा +6। तो आप बताओ टोटल चार्ज कितना चेंज हुआ, तो टोटल चार्ज +12 से +6 हो गया, चेंज आया 6 का। 12 - 6 6 होता है। तो इक्विवेलेंट मास जब आप निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। और मॉलिक्यूलर वेट किसका? मॉलिक्यूलर वेट K2Cr2O7 का, दैट इज 249। याद रखना मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया जाएगा, बल्कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो M वाले आते हैं कि इक्विवेलेंट मास K2Cr2O7 का क्या होगा, M/2, M/3, M/5, M/6। तो करेक्ट आंसर है M/6। वहीं पे हम KMnO4 को देखें, एसिडिक मीडियम के अंदर KMnO4 जो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में। KMnO4 में मैग्नीज का चार्ज है +7 और यहां मैग्नीज का चार्ज है +2। तो आप देख सकते हो डिफरेंस आया 7 - 2, तो डिफरेंस आएगा 5 का, तो इक्विवेलेंट मास होगा M/5। वहीं पे अगर हम न्यूट्रल मीडियम की बात करें, न्यूट्रल मीडियम के अंदर KMnO4 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। स्लाइट अल्केलाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम दोनों में KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। यहां KMnO4 में मैग्नीज पे चार्ज है +7 और यहां मैग्नीज पे चार्ज है +4, तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा M/3। ये M/3 इसका इक्विवेलेंट मास है। वन मोर थिंग, अगर हम स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन मीडियम की बात करें या हायर अल्केलाइन मीडियम की बात करें तो यहां पर KMnO4 जो होता है वो कन्वर्ट होता है K2MnO4 में। K2MnO4 जहां मैग्नीज पे चार्ज है +6 और KMnO4 पे चार्ज है +7, तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा M डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है 7 - 6, दैट इज 1, तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा M/1, दैट इज M।
तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 1 दैट इज m। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो। बच्चों वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी होने की वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। अदरवाइज मेरा प्लान था कि मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो के साथ मैं एक्टेनॉइड सीरीज और लेंथेनॉइड सीरीज को भी स्टार्ट करता, लेकिन लेंथ ज्यादा होने की वजह से हम एक्टेनॉइड और लेंथेनॉइड सीरीज को अलग वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, जो आपको लेक्चर नंबर 3 मिलेगा। फिलहाल आप इस वीडियो की प्रैक्टिस करो, अपना पीवाईक्यू उठाओ और पीवाईक्यू में जहां जहां K2CR207 KMnO4 के क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। क्योंकि देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब आप टॉपिक्स को पढ़ते हो तो आपकी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन उस टॉपिक में आपको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। और बच्चों ये वो टाइम है जिसमें आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो, और अगर आप चाहते हो कि पीवाईक्यूज पे हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड करें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। यार तुम लोगों के कमेंट बहुत कम आते हैं, और एक और बात है कि तुम लोग शेयर भी बहुत कम करते हो, तो कोशिश करो यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।